नमस्कार स्टूडेंट्स, सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। तो अभी आज सीबीएसई का सैम्पल पेपर IT 402 के लिए सीबीएसई की साइट पे अपलोड किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IT सैम्पल पेपर फॉर सेशन 2020-2021। तो जैसे आप जानते हैं कि जो मार्किंग स्कीम वगैरह है, जो स्कीम्स ऑफ स्टडीज़ है, उसके हिसाब से 2 घंटे का पेपर रहता है और टोटल मार्क्स रहता है 50। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, चलिए इसे पढ़ लेते हैं पहले। और पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको IT 402 के रिलेटेड मटेरियल, नोट्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल फाइल, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड की है। और मेरा ब्लॉग भी है, उस ब्लॉग के ऊपर से भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ताकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है जो आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन से। सबसे पहले यहाँ प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो अब तक के जो पेपर आ रहे थे उसमें कुछ अलग से आते थे सेक्शन, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और वोकेशनल स्किल्स, ऐसे 2 पार्ट करके वो भेजते थे। इसमें थोड़ा सा इन्होंने क्लियर किया है कि टोटल 21 क्वेश्चंस है इस सैम्पल पेपर में। सेक्शन ए हैज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, whereas section B contains subjective type questions. Out of the given 5 plus 16, 21 questions, you have to answer 5 plus 10, 15 questions in the allotted maximum time of 2 hours. तो टोटल 21 सवाल है इसमें। 21 में से आपको उत्तर देने हैं किसी भी 15 सवाल के। तो वो भी अंदर इंटरनल चॉइस हमें मिलेगा, वो हम देखेंगे कि क्या है और कहाँ पे वो ऑप्शन है। All questions of a particular part section must be attempted in the correct order. तो आप जैसे उसका सवाल लिखें, जो भी सवाल लिखेंगे उसका जो उत्तर लिखेंगे उसका आपको सही से नंबर देना है, तभी आपको मार्क्स प्रॉपरली इवेल्यूट हो पाएगा। तो इसीलिए जो नंबर होता है सवाल का, वो सवाल का नंबर जो आपको क्रमांक, जिसे हम हिंदी में कहेंगे, वो आपको सही डालना है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस, 24 मार्क्स। कुल मिला के 30 प्रश्न होंगे, जिसमें 24 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। सेक्शन बी का है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको मिलेंगे 16 सवाल, जिसके रहेंगे 26 मार्क्स। तो दिस सेक्शन हैज 16 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स, दैट इज पार्ट ए, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी। A candidate has to do 10 questions, 3 questions from part A, 4 questions from part B and 3 questions from part C. तो यहाँ पे इस पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि जो 2 मार्क के क्वेश्चन है उसे 3 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। फिर पार्ट बी में जो होंगे 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, उसको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और 5 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें से आप 3 क्वेश्चन के उत्तर लिख सकते हैं, 3 सवाल के उत्तर लिख सकते हैं। पार्ट ए हैज 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, डू एनी 3 क्वेश्चंस। यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि पार्ट ए में 5 जो सवाल रहेंगे वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स उसके ऊपर से होंगे। डू एनी 3 क्वेश्चंस, तो उसमें से आपको किसी 3 क्वेश्चन को करना है, तो उसका मार्क्स रहेगा 6, 2 into 3। देन पार्ट बी हैज 6 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, डू एनी 4 क्वेश्चंस, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स। तो ये जो 2 मार्क के सवाल है उसको 20 या 30 शब्दों में आपको लिखना है। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो ये आपको मिलेंगे 4, जो यहाँ होंगे पार्ट बी में। मैंने यहाँ पार्ट बी में 3 मार्क कंसीडर कर लिया था, जो पुराने स्ट्रक्चर में ऐसा था, पर यहाँ पे थोड़ा चेंज है। तो यहाँ पर भी 2 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। तो टोटल 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए ये 3 और ये 4, 7, और मार्क्स कुल मिला करके हो गए 14। Part C has 5 subject specific questions. Do any 3 questions. Answer these questions in 50-80 words. तो ये जो 3 मार्क के क्वेश्चन है उसका जो वर्ड लिमिट है यहाँ पे सेट किया है 50 to 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। और यहाँ पे है ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। ओके, तो ये भी थोड़ा सा चेंज किया है। पिछले समय का जो प्रश्न पत्र था उसमें इन्होंने 3 मार्क के क्वेश्चन डाले थे, अभी ये 4 मार्क के कर दिए गए हैं। तो 4 मार्क के 3 सवाल, उसके उत्तर आपको लिखने हैं। 5 मार्क का कोई भी सवाल यहाँ पे उन्होंने अभी
नहीं रखा है इस क्वेश्चन पेपर में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन 1, आंसर एनी फॉर द गिवन 6 क्वेश्चंस। ओके, तो इसका आंसर आपको करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, करण लिव्स एट अ हॉस्टल इन शिमला। ही कॉल्स हर मदर हु लिव्स इन दिल्ली टू गेट हर अप्रूवल फॉर रोबोटिक्स क्लास विच इज गोइंग टू स्टार्ट his school next week onwards. However, due to disruption in the phone line, his mother couldn't understand and reply to him. He got very upset. Which other medium can he use to get immediate approval of his mother? So यहाँ पे 4 जो विकल्प दिए हैं, पहला विकल्प है ए, ईमेल, दूसरा विकल्प रहेगा बी, लेटर, तीसरा विकल्प है मैसेज थ्रू फ्रेंड, और चौथा विकल्प उन्होंने दिया है फैक्स। तो इसमें से कौन सा सबसे इमीडिएट अप्रूवल के लिए अच्छा मीडियम रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, पहला आंसर जो है वो करेक्ट है, पहला ऑप्शन, पहला विकल्प सही उत्तर है। दूसरा है लेटर। लेटर में क्या होता है कि हम पोस्ट करेंगे, डालेंगे, स्पीड पोस्ट पे भी डालेंगे तो भी उसको टाइम लग जाता है। मैसेज थ्रू फ्रेंड, वहाँ उनको कोई मैसेज होना चाहिए, वो कोई फ्रेंड होना चाहिए, तो वो भी आंसर यहाँ पे आएगा नहीं। फैक्स भी थोड़ा टाइम ले लेता है, तो ईमेल पे थोड़ा सा जल्दी आपको रिप्लाई मिल सकता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ईमेल। दूसरा जो है, ट्रिशा इज ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग एग्जाम टाइम। शी इज सिंसियर एंड स्टूडियस स्टूडेंट बट द थॉट ऑफ एग्जाम्स क्रिएट्स एंजाइटी इन हर। विच स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक दैट यू वुड सजेस्ट टू हेल्प हर। तो ये पार्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का, सेल्फ मैनेजमेंट के रिलेटेड है। तो इसमें सबसे पहले दिया है योगा, दूसरा दिया है एक्सरसाइज, तीसरा दिया है वैकेशन विद फैमिली, और चौथा दिया है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे बोला है कि उसको थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है एग्जाम की एंजाइटी की वजह से, तो इसमें उसको क्या करना चाहिए। तो उसमें ऑप्शन जो है, सारे ऑप्शन वो कर सकती है, और इससे क्या होता है, मन प्रफुल्लित होता है। जैसे हम अगर सुबह उठ के योगा करेंगे तो उसकी वजह से हमारा मन प्रफुल्लित हो सकता है। एक्सरसाइज करने से हमारा जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क करता है, और वैकेशन एंजॉय करने से भी हमारे माइंड में जो कुछ पॉजिटिवनेस होती है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है एंजॉयमेंट से। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेगी। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं ऑल ऑफ दीज। तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो ऐसे है कि जनरल नॉलेज की तरह है, इसमें कोई फिक्स या तो कोई क्वेश्चन आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जिसे आपको अपनी हिसाब से उत्तर देना है। तो ये उसका उत्तर रहेगा ऑल ऑफ दीज। पर एमसीक्यू में कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो वहां जो करेक्ट आंसर होगा वही करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, डैश एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। ऑप्शन सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने अभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो पार्ट है वो अभी शुरू नहीं किया है, वो जब स्टार्ट करेंगे तब मैं सारे वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर आता है सेल्फ मोटिवेशन। Question 4, according to the concept of sustainable development, the environment and development are dash issues। तो इसमें environment और ये जो development के इश्यू है उसको कौन से इश्यू माना जाता है, इंस्पिरेबल, सेपरेट, इंडिपेंडेंट और नन ऑफ दिस। तो ये भी हम उसी में देखेंगे, आंसर इसका है इंस्पिरेबल। नेक्स्ट जो है, द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय डैश। मतलब आपको सॉफ्टवेयर का क्लीनिंग करना है तो किससे अचीव नहीं होगा। तो इसमें लिखा है कि डिस्क क्लीनअप, बैकअप, क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट, इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द कंप्यूटर, तो आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डाला है उसको आप कैसे क्लीन करेंगे, तो उसके लिए डिस्क क्लीनअप। तो डिस्क क्लीनअप जो यूटिलिटी है वो सिर्फ डिस्क को क्लीन करने के लिए है। बैकअप है वो हम बैकअप यूज करने के लिए यूज करते हैं। क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट, तो यहाँ पे आंसर उन्होंने दिया है कि क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट और इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एक्चुअली कैन नॉट अचीव्ड, ओके। तो यहाँ डिस्क क्लीनअप से आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो अंदर डाले उसको कर सकते हैं, बैकअप में किसी सॉफ्टवेयर का बैकअप रख सकते हैं, और ये जो इंस्टॉलिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो जो है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से भी कभी कभी हम किसी सॉफ्टवेयर को है उसको क्लीनिंग कर सकते हैं। तो क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट, उससे सॉफ्टवेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ताकि सीपीयू जो है वो आपका हार्डवेयर है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये सही माना जाएगा, क्लीनिंग सीपीयू कैबिनेट। एंटरप्रेन्योर हैज क्रूशियल रोल इन द डैश ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे इवोल्यूशन, प्लानिंग,
फंक्शनिंग और नन ऑफ दिस। तो सिंपल वर्ड से ही पता चल रहा है हमें कि एंटरप्रेन्योरशिप इवोल्यूशन के रिलेटेड तो है नहीं, प्लानिंग भी नहीं है, तो फंक्शनिंग आएगा। अब देखते हैं पार्ट 2, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। डैश इज नॉट एन इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। तो ये है आपके वेब एप्लीकेशन पार्ट से, जिसे अभी चेंज करके कुछ और नाम दिया गया है, तो उसी में से ये क्वेश्चन आया है। तो स्काइप, याहू मैसेंजर, फायरफॉक्स और व्हाट्सएप। तो यहाँ पे जो स्काइप है वो वीडियो कॉलिंग के लिए यूज करते हैं और उसमें भी हम चैट कर सकते हैं। याहू मैसेंजर जो है वो पहले आता था, अभी जैसे हम चैटिंग के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सबसे पहले फेमस था याहू मैसेंजर। जब हमने शुरू किया था 2000 के करीब में, मैं खुद याहू मैसेंजर यूज करता था चैटिंग के लिए, और हम जाते थे साइबर काफे में 10-20 रुपया दे करके 1 घंटे का, और वहां पर जाके चैटिंग करते थे दूसरे लोगों से। उसके बाद है फायरफॉक्स। तो फायरफॉक्स ब्राउजर है, तो वो चैटिंग नहीं है, चैटिंग मैसेज सॉफ्टवेयर नहीं है, और आईएम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे आंसर फायरफॉक्स रहेगा। चौथा है व्हाट्सएप, जो हम जनरली चैटिंग के लिए ही यूज करते हैं। सेकंड, डैश इज द प्रोसेस ऑफ एम्प्टीइंग अ प्लेस इन अ केस ऑफ इमरजेंसी, डिजास्टर, एक्सीडेंट, इवैक्यूएशन, हैजार्ड्स एंड एग्जिटिंग। तो यहाँ पर भी आंसर यहाँ दिया है इवैक्यूएशन। तो ये जब हम देखेंगे उसी टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये वर्ड किसके रिलेटेड है। तो ये आपको ग्रीन स्किल्स वो वाले चैप्टर में इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद जो है, रिचार्ड नीड्स टू सेटअप अ नेटवर्क फॉर हिज ऑफिस वेयर ही वांट्स टू सेव ऑल द डेटा इन अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। अदर कंप्यूटर्स will take the services from the centralized system. Which architecture will be the best suitable for him? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक कंप्यूटर होना चाहिए तो वहां से सारे सिस्टम कंट्रोल में हो। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर सीधा बनता है क्लाइंट सर्वर, ताकि पीयर टू पीयर जो है वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करता है। उसमें कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं होता, मतलब ये कंप्यूटर जो है वो सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे और सब कुछ भेजे, ऐसा उसमें नहीं होता है। क्लाइंट सर्वर उसका सही आंसर है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क भी पॉइंट टू पॉइंट मतलब 2 कंप्यूटर को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जोड़ा जाता है। और रिंग जो है, तो रिंग है कि रिंग में क्या होता है, एक कंप्यूटर के साथ दूसरे 2 कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं, तो उसमें भी ये संभावना नहीं है सेंट्रलाइज की। तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर उसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स digital computer signals into a form analog signals that can travel over phone lines and vice versa। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन नेटवर्किंग से है, वेब एप्लीकेशन पार्ट जो था उसके ऊपर से है। तो यहाँ पे है, ए डैश इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल्स। तो आपके डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल को फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करे, तो इसके लिए आपको आंसर मिलता है मॉडेम। तो मॉडेम ही ये काम करता है, तो सही आंसर रहेगा मॉडेम। ये रिपीटर, स्विच और राउटर जो है वो किसी और पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज, डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज एंड और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट यू डिफाइन इन अ स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे लिखा है कि स्पेसिफाइड डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। तो यहाँ पे हम जैसे कोई कुछ कंडीशन देते हैं और रिजल्ट बने, तो गोल सिक जो है वहाँ वो तो हमारा एक टारगेट फिक्स होता है, उसके ऊपर काम करता है। सिनारियो हम अलग अलग सिनारियो में कैसे वैल्यू पुट करेंगे वो बताएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा सॉल्वर। तो यहाँ पे सॉल्वर आंसर उसको दिया गया है, तो सॉल्वर आंसर एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है। मिस्टर वेंकट वॉन्ट्स टू इंसर्ट हिज कंपनी लोगो एट द टॉप ऑफ एवरी पेज इन हिज लॉन्ग डॉक्यूमेंट। विच ऑप्शन विल यू सजेस्ट टू हिम टू फुलफिल हिज टास्क। तो यहाँ पे जो है वो ये डाला है कि हर पेज के टॉप में उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये क्लास 9th का पार्ट था, अभी क्लास 10th में तो हेडर सिर्फ आपको एज ए स्टाइल आता है। तो ये आप हेडर जो है वो क्लास 9th में कर चुके हैं, तो इसको आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप आंसर हेडर लिख सकते हैं। मैंने ये क्लास 9 में पढ़ा दिया है कि कैसे हेडर फुटर को मैनेज करेंगे, कैसे मार्जिन मैनेज करेंगे। तो वो फॉर्मेटिंग का पार्ट पूरा 9th में कवर कर लिया था हमने, तो इसीलिए इसका आंसर रहेगा हेडर। उसके बाद है, कृष्णा वॉन्ट्स टू मेक फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम। अब ये 5 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन रहेगा। तो कृष्णा वॉन्ट्स टू मेक अ फ्लो चार्ट फॉर हिज प्रोग्राम्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। विच ऑप्शन शुड ही यूज टू अकम्प्लिश हिज टास्क एफिशिएंटली। तो यहाँ पे है कि फ्लो चार्ट
फॉर हिज प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट उसको बनाना है, तो कौन सा ऑप्शन वो यूज करेगा? सबसे पहला है शेप्स, दूसरा है सिंबल, तीसरा है पिक्चर्स, ऑल ऑफ दिस। देखिए, अगर हम लॉजिकली देखेंगे तो कभी कभी ऑल ऑफ दिस आंसर भी करेक्ट हो सकता है, कभी कभी पिक्चर भी करेक्ट हो सकता है। अगर ऐसा पिक्चर बनाया है और ड्राइंग करके भी इंसर्ट कर सकते हैं, और सिंबल्स में हमें ऐसे सिंबल्स नहीं मिलेंगे तो सिंबल्स आंसर नहीं होगा। बट यहाँ पे उन्होंने दिया है शेप्स, तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि शेप गैलरी में आपको वो सारे शेप्स मिल जाएंगे जो फ्लो चार्ट के अंदर यूज होते हैं। हालांकि आप अभी फ्लो चार्ट से वाकिफ नहीं है कि कैसे फ्लो चार्ट बनता है, उसका डिजाइन कैसा रहता है, तो फ्लो चार्ट में आपको बता दूं कि वो स्टेप बाय स्टेप जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसका डायग्राम प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है। तो आपको कोई भी डायग्राम बनाना है तो आप शेप से ही बना सकते हो, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा शेप्स। दूसरा है, फातिमा हैज इंसर्टेड अ पिक्चर इन अ डॉक्यूमेंट बट शी वांट्स टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द पिक्चर, विच ऑप्शन शी शुड यूज टू अकम्प्लिश द टास्क। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंसर्टेड अ पिक्चर इन डॉक्यूमेंट बट शी वांट्स टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ द पिक्चर। तो पिक्चर के किसी भी पार्ट को अगर आपको कट करना है तो उसके लिए ऑप्शन यूज किया जाएगा क्रॉप। जब क्रॉप करेंगे, ताकि कट जो है वो तो पूरे पिक्चर को कट कर लेगा, कॉपी पूरे पिक्चर को कॉपी करके दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और लेआउट तो लेआउट जो होता है वो पिक्चर का लेआउट दिखाएगा कि कहाँ पे टेक्स्ट और कहाँ पे पिक्चर को मैनेज करना है, तो उसके लिए ऑप्शन रहता है। तो इसका सही उत्तर रहेगा क्रॉप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड डैश। इंटरसेक्शन, तो ये जो है ये इंटरसेक्शन, ये रो और ये कॉलम, इसके बीच का इंटरसेक्शन है वो क्या है? सेल है। अभी एक टेबल आपके पास है तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा सेल। वो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मेरे टेबल वाले वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अमृता इज सेलिब्रेटिंग हर 14th बर्थडे, शी वांट टू इनवाइट हर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स फॉर द पार्टी। अब देखिए, जब भी बर्थडे, मैंने भी ऑलरेडी वीडियो में बर्थडे का ही बताया था जब मेलमर्ज यूज किया था, तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं आती, पहला सेंटेंस पढ़ के ही आप आंसर लिख पाएंगे, ताकि मैंने वीडियो में यही कंसेप्ट लेकर के बनाया था। तो अगर आपने वो वीडियो देखा है, आपने पूरा वीडियो अगर ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर तो मेल मर्ज ही हो सकता है। तो आंख बंद करके आप मेल मर्ज लिख सकते हैं जब आप ये वर्ड देखते हैं। विच फीचर विल शी यूज टू सेंड सेम इनवाइट टू अ नंबर ऑफ पीपल विथ डिफरेंट एड्रेसेस विदाउट टाइपिंग इट अगेन एंड अगेन। तो यही ये मेन फीचर है मेल मर्ज का। तो जब आपको विदाउट टाइपिंग अगेन एंड अगेन सेम इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो आंसर आएगा मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ डैश इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। देखिए, यहाँ पे कौन सा मॉडल है जो दूसरे डॉक्यूमेंट को यूज करने के लिए बनाया जाता है? तो ये भी सिंपल, जैसे डेफिनेशन टेम्पलेट आंसर इसका आएगा। टेम्पलेट का डेफिनेशन है, उसका भी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, आपको वहां से पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी, तो जाकर के वीडियो देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में अलग अलग प्ले लिस्ट में आपको सारी चीजें मिलेगी। तो इसका आंसर रहेगा टेम्पलेट। फॉर्मूलाज इन अ स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विथ अ डैश साइन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है इक्वल टू। अब देख बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। एनी 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 6 में से 5 के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, डैश इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। व्हाट इफ क्वेश्चंस टेस्ट करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है? तो यहाँ पे सिनारियो, सॉल्वर, मैक्रो और एवरेज। तो एवरेज एक फॉर्मूला है, फंक्शन है। मैक्रो एक फीचर है जो व्हाट इफ टूल यूज चेक नहीं करता है। सॉल्वर जो है वो हमने ऊपर देख लिया, इसका आंसर रहेगा सिनारियो। सिनारियो जो है वो व्हाट इफ क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। उसके बाद सिनारियो और मल्टीपल ऑपरेशन भी इसमें आ सकता है। अगर ऑप्शन दिया है, सिनारियो नहीं है तो आप मल्टीपल ऑपरेशन भी उसको, अगर ऑप्शन दिया है तो चूज कर सकते हैं। टू राइट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चूज द इक्वेशन ऑप्शन फ्रॉम द डैश टैब इन स्प्रेडशीट। अब ये देखिए, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तो उसके लिए इक्वेशन में कौन सा टैब यूज किया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। हालांकि सिलेबस और मटेरियल में एमएस एक्सेल बहुत ही कम देखने को मिला है, और जो एमएस एक्सेल का पार्ट दिया है वो कुछ अलग शीट में दिया है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा इंसर्ट, ताकि उन्होंने टैब पूछा है तो होम टैब में उसका ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए। हालांकि इक्वेशन इंसर्ट करने का मटेरियल में उन्होंने डाला है, पर सिलेबस में उसका कोई पार्ट मुझे नहीं दिख रहा था, और यहाँ पे क्वेश्चन उन्होंने वहीं से लिया है कि कैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डालेंगे। तो ये वाला मैटर है इसमें, खैर वो भी, उसका भी वीडियो बना करके डाल देंगे, उन्होंने कंटेंट में दे करके रखा है स्टडी मटेरियल में। हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब
इन अ स्प्रेडशीट। और ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे टीचर्स की एक ग्रुप में क्वेरी थी कि कहीं पर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिया नहीं और एक क्वेश्चन दिया है, जबकि हालांकि ये कंटेंट मैंने स्टडी मटेरियल में भी देखा है, यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाले में लास्ट में उन्होंने ये वाला ऑप्शन ऐड कर दिया है। अब क्यों ऐड किया है, क्या रीजन है उसका, उसका कोई क्लैरिफिकेशन है नहीं अब तक, लेकिन है तो हम इसको इंसर्ट ही आंसर मानेंगे और इसको भी मैं एक बार वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। उसके बाद है हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब इन अ स्प्रेडशीट। तो हाइपरलिंक ऑप्शन जो है वो मैंने आपको शायद ओपन ऑफिस से बताया था, लेकिन मेरे ब्लॉग पे आपको MS एक्सेल का भी पार्ट मिल जाएगा। तो ये इंसर्ट टैब में रहता है, तो उसका आंसर रहेगा इंसर्ट। तो यहाँ पे उन्होंने देखा इंसर्ट टैब, ओके। हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब, यहाँ पे ग्रुप पूछा है तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ताकि हाइपरलिंक का जो ऑप्शन है वो अगर एक्सेल में है तो बढ़िया है, एक्सेल में नहीं है तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि लिंक्स ग्रुप में ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अभी मुझे फिलहाल याद नहीं है कि कौन सा कंसेप्ट उसमें यूज़ किया गया था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे भी। मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि कौन सा मैंने वीडियो में ऑलरेडी अपलोड किया है। उसके बाद है डैश यूजेस द कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टेड ऑफ अ माउस। तो यहाँ पे माउस की जगह पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कीबोर्ड को यूज करेगा एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो उसके लिए आंसर रहेगा माउस की। आप माउस की में एनेबल करके इसे एज अ माउस की तरह यूज कर सकते हैं। जो एरोज आपको नमलॉक कीपैड पे दिए जाते हैं, जो नमलॉक वाला ऑप्शन रहता है उसमें 8, 4, 6 और 2 इस 4 पे आपको 4 एरो मिलेंगे, उसे आप प्रेस करते ही कहीं पर भी आपको माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको टैप करके कुछ क्लिक करना है तो उसके लिए यूज होता है 5, तो 5 से आप क्लिक कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर रहेगा माउस की। जो टॉगल की है, फिल्टर की है और स्टिकी की है, उसका यूज कुछ और है। तो वो जब IT एप्लीकेशंस का वेब एप्लीकेशंस का जो पार्ट है मैं डालूंगा तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्रिश एंड कृतिका हैव डन अ सर्वे ऑफ एज वाइज लिटरेसी रेट्स ऑफ देयर locality as a school project which they have created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete in on time. Which option they should use to access the same spreadsheet to speed up their work? तो अगर दो लोगों को एक साथ काम करना है तो उसके लिए आंसर रहेगा शेयर वर्कबुक। कंसोलिडेट वर्कबुक जो है वो तो एक ही वर्कशीट में आप काम कर सकते हैं या मल्टीपल वर्कशीट में काम कर सकते हैं, लेकिन फाइल एक रहेगा तो वो वर्कबुक पे एक ही यूजर काम कर पाएगा। लिंक वर्कबुक भी, लिंक तो हम सिर्फ लिंक करेंगे जब वो ओपन कर पाएगा उसको। और कंबाइन वर्कबुक जो है वो कंबाइन तब होती है जब दोनों को कंपेयर करके हमें कुछ कंटेंट अपडेट करना है, तो उसके लिए कंबाइन करते हैं हम। उसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। डैश डेटाबेस इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर्स डेटा इन ए सेवरल टेबल्स। तो एक से ज्यादा मल्टीपल टेबल में कौन सा डेटाबेस यूज होगा, तो फ्लैट डेटाबेस उसमें यूज नहीं होता है। फ्लैट डेटाबेस के पास सिंपल कॉमन टेबल रहते हैं, रिलेशनशिप नहीं होती। यहाँ पे रिलेशनल आंसर करेक्ट रहेगा, एक पेरेंट टेबल दूसरा चाइल्ड टेबल बन जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 5। इन डेटाबेस डैश हेल्प्स अस टू रिट्राइव द फिल्टर डेटा बेस्ड अपॉन सम कंडीशंस। तो यहाँ पे जो है फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज एंड टेबल, यहाँ पे ऑप्शन दिया है। हेल्प्स टू रिट्राइव डेटा फिल्टर बेस्ड ऑन अपॉन सम कंडीशन। तो जब कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अगर डेटा फिल्टर करना है तो उसके लिए यूज होता है क्वेरीज, तो इसमें आंसर आएगा क्वेरीज। फॉर्म्स जो है वो आपको यूजर इंटरेक्शन करवाना है तभी फॉर्म हम यूज करेंगे, मतलब यूजर को कुछ इनपुट लेना है, यूजर को कहीं बटन पे क्लिक करना है तो उसके लिए फॉर्म यूज होता है। रिपोर्ट जो है वो फाइनल रिपोर्ट, जो फाइनल प्रिंट आउट हम लेंगे तो उसी के लिए रिपोर्ट यूज करेंगे, प्रिंट आउट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें टेबल में लिखा। और टेबल जनरली स्टोरेज के लिए यूज होता है। तो चारों ऑब्जेक्ट्स के यूज अलग अलग है। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल डैश की। टेबल में आप कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की, बोथ A एंड B। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें टेबल कैन हैव, टेबल को क्या हो, मल्टीपल क्या हो सकता है, तो प्राइमरी की एक टेबल पे अभी आपको एक ही देनी है। कॉम्पोजिट प्राइमरी की का भी कंसेप्ट है लेकिन इसमें यूज नहीं होता। जैसे आप हाई लेवल का कोई डेटाबेस यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तभी उसमें यूज होता है कॉम्पोजिट प्राइमरी की। तो यहाँ पे वो यूज नहीं होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन A एंड ऑप्शन B दोनों हो सकते हैं। कैंडिडेट की आप मल्टीपल कर सकते हैं ताकि जो टेबल में कॉलम ऐसा है जो प्राइमरी की बनने के पहले का स्टेज है उसे हम कैंडिडेट की कहेंगे। और ऑल्टरनेट की जो है एक बार प्राइमरी की असाइन करने के बाद
दूसरी जो कैंडिडेट की बचती है उसे ऑल्टरनेट की कहा जाता है। आशा रखता हूँ आपको समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी है ये। मतलब कैंडिडेट की क्या है कि मानो आपके पास दो कॉलम है, एक है रोल नंबर और एक है ईमेल आईडी, तो दोनों में यूनिक वैल्यूज होगी, लेकिन उस यूनिक वैल्यू में से आप किसे प्राइमरी की बनाओगे। और तीसरा है एडमिशन नंबर, तो 3 कॉलम है, तो इस 3 कॉलम को हम एज ए कैंडिडेट की रिफर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों प्राइमरी की बनने के लिए क्वालिफाइड है। उसके बाद अगर आपने रोल नंबर को कैंडिडेट की बना दिया, तो बाकी की जो 2 बची है उसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट की। तो ऐसे ही इसका कंसेप्ट है। और प्राइमरी की हम एक बार डिफाइन कर देते हैं तो वो प्राइमरी की बन जाती है। विच वन इज नॉट अ डीएमएल टाइप ऑफ कमांड, तो इसमें डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन का जो मतलब है वो सीधा होता है कि टेबल के अंदर वाले कंटेंट्स। डेटा डेफिनेशन का मतलब होता है कि टेबल के स्ट्रक्चर के कंटेंट। तो ये 2 कंसेप्ट आप याद रखिए। तो डेटा अंदर का जो है वो आप कर सकते हैं इंसर्ट से, डिलीट से, अपडेट से। ऑल्टर टेबल से आप नहीं कर सकते। ऑल्टर टेबल से आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल्टर टेबल। उसके बाद है डैश इज वन विच कनेक्ट्स कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इन लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया सच एज होम, स्कूल, कंप्यूटर लैबोरेटरी, ऑफिस बिल्डिंग और क्लोजली पोजिशन ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। तो इसका आंसर सिंपल है, लैन आएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ताकि आपको अगर एक ही जगह पे थोड़े से डिस्टेंस में यूज करना है नेटवर्क, तो उसके लिए लैन आता है। वैन जो है वो वाइड एरिया नेटवर्क है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैन जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया जो नेटवर्क है वो एक सिटीज में या तो मल्टीपल सिटीज में हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। और पैन जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आप ब्लूटूथ से या वाईफाई से कुछ डेटा शेयरिंग करते हैं। पहले जेंडर ऐप हम यूज करते थे, हालांकि अभी बैन कर दिया गया है उसे। तो उस ऐप से जो हम डेटा ट्रांसफर करते थे उसे पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, कि पर्सनली हम किसी के मोबाइल से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन। तो इसका आंसर रहेगा लैन। उसके बाद है इशिता वांट्स टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम द स्क्रैच, सजेस्ट हर द ऑप्शन टू अकम्प्लिश द टास्क। तो क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम स्क्रैच, तो कोई जो स्क्रैच मतलब वहां पे दिया है वहां से उसको क्वेरी सिर्फ ऑब्जेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी। तो उसके लिए यूज होगा डिजाइन व्यू। यहाँ पे डिजाइन व्यू सबसे बेटर रहेगा ये काम के लिए, ताकि डेटा शीट व्यू जो है वो आपको सिर्फ डेटा दिखाएगा। फॉर्म व्यू जो है वो आपको दिखाएगा फॉर्म, इंटरेक्शन के लिए कैसा फॉर्म आप बनाएंगे, उसका इंटरफेस क्या रहेगा। और लेआउट जो है उसमें आप चेंज कर सकते हैं कि भाई कैसे उसको आपको लेआउट में ले जाना है, कॉलम वाइज लेना है, रो वाइज लेना है, ऐसा अलग अलग लेआउट हम सेट कर सकते हैं। और डिजाइन व्यू जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ताकि डिजाइन व्यू में हम सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप यूज कर पाएंगे। उसके बाद है डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू फ्रॉम इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। तो यहाँ पे 0 and 1 है, तो 0 and 1 मतलब ट्रू फॉल्स, तो उसके लिए आता है बुलियन। इंटीजर जो है वो इसका मैं आपको वीडियो अभी बना करके दूंगा शॉर्ट टाइम में, नेक्स्ट वीक में, ताकि वो कंसेप्ट हम आ चुके हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे टेबल बनाते हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। बी टेक्स्ट, टेक्स्ट यूज होता है सिंपल टेक्स्ट के लिए, तो इसका आंसर आएगा बुलियन। अब देखते हैं पार्ट 2, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाले जो क्वेश्चन है वो अभी मैं इग्नोर कर देता हूं, ताकि मैंने इसको अभी स्टार्ट नहीं किया है अपने चैनल पे, तो इसीलिए मैं इसे इग्नोर कर रहा हूं। हम देखेंगे ये जब मैं वो स्टार्ट करूंगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये सारे क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ले रहे हैं हम। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द नीड टू क्रिएट रेफरेंस बिटवीन मल्टीपल वर्कशीट्स ऑफ अ वर्कबुक, गिव एन एग्जांपल। तो यहाँ पे लिखा है कि क्रिएट रेफरेंस बिटवीन मल्टीपल वर्कशीट ऑफ अ वर्कबुक। तो डिफरेंट वर्कशीट जो है वर्कबुक का, उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया है, उसका नोट्स भी लिखा है। तो ये आंसर के लिए आप नोट्स रिफर कर सकते हैं। रेफरेंसेस इन मल्टीपल वर्कशीट्स हेल्प्स टू रिट्राइव एंड वर्क अपॉन डेटा स्टोर्ड इन डिफरेंट वर्कशीट्स ऑफ workbook. Example, suppose a manager wants to calculate total sales on sheet 3 of the previous 2 years, which are stored on a sheet 1 and sheet 2. Then reference on sheet 3 will be sheet 1 exclamatory mark B2 plus sheet 2 exclamatory mark but then C2. तो ऐसे आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी एक क्वेश्चन बना करके दिया है। What is the utility of text wrapping in a document? So text wrapping refer to relation of graphics to the surrounding text which may wrap around the graphic on one or both sides.
बी ओवर प्रिंटेड बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ द ग्राफिक। मतलब रैपिंग, आप यहाँ कोई इंसर्ट करेंगे पिक्चर तो क्या होता है, उस पिक्चर को आप कैसे सेट करेंगे, तो उसी के लिए हम टेक्स्ट रैप का यूज करते हैं। ये इमेज वाले पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार आपको रिपीट करके थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ कोई पिक्चर डाल दिया, यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ अभी। इसमें पिक्चर हमें मिल जाएगा, मैंने इसमें डाल के रखे हैं। ओके, मानो ये कोई भी पिक्चर है, अभी ये पिक्चर मैं डालता हूँ और यहाँ मानो आपने टेक्स्ट कुछ लिखा। तो अगर आपको इस चीज़ को मैनेज करना है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपके पास है। तो ये है टेक्स्ट रैपिंग। इसे आप स्क्वायर रखना चाहते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है कि टेक्स्ट में कहीं पर भी इसे सेट कर सकते हैं आप, चारों ओर, बीच में, ऊपर, नीचे, कहीं पर भी। जैसे ये टेक्स्ट बढ़ेगी पिक्चर अपने आप सेट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, तो वो भी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। मैक्रोज हेल्प इन सेविंग टाइम इन केसेस व्हेन द सेम सेट्स ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली। तो ये आंसर आप लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, मैक्रो क्या होता है वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। राइट टू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, तो ये पार्ट है उसका वेब एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट द स्टोर, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो इसमें आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कोई लिमिटेशन है नहीं, अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से आप लिख दीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, सिंपल है, प्राइमरी की जो यूनिक वैल्यू होती है उसके लिए यूज किया जाता है। फॉरेन की जो है वो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए हम बना सकते हैं। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होता है जो जनरली रेफरेंस करता है, और फॉरेन की वो मल्टीपल हो सकती है, वो दूसरे टेबल से रेफरेंस लिया जाता है, वो होती है। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग हॉटस्पॉट वाईमैक्स एंड वाईफाई। तो यहाँ पे वाईमैक्स है, इट इज अ वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिजाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूंगा। वाईफाई, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, और ये जनरली यूज होता है वाईफाई वायरलेस नेटवर्क के लिए। अगर फोन से आप कहीं नेट यूज करना चाहते हैं तो ये वाईफाई का यूज होता है। पार्ट सी में जाता है डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। एलाबोरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन विच कैन बी प्रोवाइडेड इन अ वर्ड प्रोसेसर। तो ये क्लास 9th में आप देख चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बात हो रही है। और इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जब हम क्लास 10th में जाएंगे तो क्लास 9th की टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों आपको संभाल के रखने हैं, इसलिए मैंने बोला था। तो ये देखिए यहाँ पे ये काम आएगी, अगर आपके पास नोट्स है तो आप वहाँ पढ़ के इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, राइट इंडेंट क्या होता है, और ये जो हैंजिंग इंडेंट क्या होता है। बेसिकली जब आप कोई पैराग्राफ यूज करते हैं एमएस वर्ड में, तो उसके लिए लाइन स्टार्ट कहाँ से करेंगे और कहाँ से लाइन स्टार्ट होगी, ये सब करने के लिए इसमें यूज होता है। तो देखिए इसे हम अभी मैंने सुबह ये जो डॉक्यूमेंट बनाया था उसी के ऊपर काम कर लेते हैं। यहाँ पे रूलर बार में आपको ये ऑप्शन मिलता है, तो अभी मैं जो ड्रैग कर रहा हूँ ये है फर्स्ट लाइन। तो जैसे इस नंबर लिस्ट को मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में कन्वर्ट, तो अभी हो गया है पैराग्राफ। प्रॉपर पैराग्राफ के लिए फुल स्टॉप के बाद एंटर नहीं देना है, अदरवाइज एंटर देने से एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए एंटर नहीं देना है, कंटिन्यूसली आप टेक्स्ट लिखेंगे तभी वो पैराग्राफ माना जाएगा। एंटर देने से नया पैराग्राफ ले लेता है। तो देखिए अभी ये पैराग्राफ है और इसे मैं ऐसे सेट करना चाहता हूँ जैसे टेक्स्ट बुक में होता है या न्यूज़पेपर में होता है। ये देखिए इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेते हैं तो आपको भी दिखेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे हो चुका है। तो ये जो है ये है फर्स्ट लाइन इंडेंट, इससे सिर्फ फर्स्ट लाइन ही मूव होता है। और उसके बाद ये जो है नीचे वाला पार्ट, नीचे वाले में थोड़ा सा ऊपर वाला जो है वो है हैंजिंग इंडेंट या हैंगिंग इंडेंट, आप जो भी प्रोनाउंस करें, मैं इसे हैंजिंग इंडेंट ही बोलता हूँ। तो यहाँ पे कुछ हैंग करके रखा है, वैसे फर्स्ट लाइन मूव नहीं होगा, उसके बाद वाले सारे लाइन मूव होंगे। और लास्ट में जो है नीचे वो है लेफ्ट इंडेंट, वो आप मूव करेगा सभी लाइन, फर्स्ट लाइन को भी और दूसरी सभी लाइन को भी। और यहाँ होता है राइट इंडेंट, राइट इंडेंट होता है राइट साइड में, कहाँ पे आप पैराग्राफ को एंड करना चाहते हैं, पेज में या पैराग्राफ में। तो ये 4 इंडेंट है, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट, हैंजिंग और राइट इंडेंट। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किए हैं। डिफाइन द फॉलोइंग गोल सीक एंड कंसोलिडेटिंग डेटा।
तो गोलसीक यूज किस लिए होता है वो आपको लिखना है। तो गोलसीक का अगर हमने कोई टारगेट सेट किया है तो उस टारगेट में एग्जैक्टली कुछ सेल में कौन सी वैल्यू आएगी उसके लिए यूज होता है गोलसीक। और अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आपको तो नोट्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। कंसोलिडेटिंग डेटा, कंसोलिडेटिंग डेटा प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ cells to another, then running one of the dozen functions on the data. During consolidation, the contents of the cell from several sheets can be combined in one place. तो अलग अलग शीट में से हम एक शीट में डेटा कंबाइन कर सकते हैं। यही मेन कंसोलिडेट का पर्पज है। तो आप अपने भाषा में इसको अच्छे से लिख सकते हैं, आप जैसे भी लिखना चाहें। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी। तो ऑनलाइन सिक्योरिटी वाला भी थोड़ा सा देखने वाला है पॉइंट। तो कुछ ऑप्शन में आपको सजेस्ट कर देता हूं कि सबसे पहले है कि आपका ब्राउजर जो है वो ब्राउजर में कुकीज़ का ऑप्शन आता है वो आप एनेबल ना करें ऐसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के लिए। अगर कोई वेबसाइट जो सिक्योर जिस पे ताला लगा हुआ होता है, जैसे आप अगर मेरा ब्लॉग खोलेंगे तो आपको उसमें ताला दिखेगा। तो जहाँ पे ये जो ताला है उसका मतलब है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। एड्रेस बार में यहाँ पे आपको ताला आएगा, ये देखिए ये ताला है। तो ऐसी वेबसाइट आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर है। तो ऐसे सबसे पहले ये देखना है ब्राउज़र पे। दूसरा है आपके पास अगर एंटीवायरस और एंटी स्पाइवेयर यूज़ करना है, सबसे अच्छी बात है अगर है तो वो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों को बैन कर देगा। फिर पासवर्ड जो आप डालेंगे वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, मतलब उसमें नंबर, लेटर, अल्फ़ाबेट्स सारी चीज़ें यूज़ होनी चाहिए, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल सिंबल्स भी। सिक्योर और पासवर्ड जो है वो कभी मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपके निक नेम वो आपके पासवर्ड में कभी नहीं होने चाहिए। ताकि ये क्या है, सबसे पहला जो पासवर्ड गेसिंग टेक्निक जो है उसके सबसे पहला जो ऑप्शन है वो यही है कि हैकर्स जो है सबसे पहले इसी को टारगेट करते हैं। आपके निकनेम से ट्राई करेंगे, आपको जो चीज़ प्यारी है उससे ट्राई करेंगे। तो ये अभी हमारे सोशल प्रोफाइल में अवेलेबल है, तो वहाँ से वो गैस करके ट्राई कर सकते हैं। इसीलिए मोबाइल नंबर, आपका निक नेम, डेट ऑफ बर्थ या गर्लफ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ जो भी है, किसी मम्मी पापा का डेट ऑफ बर्थ या कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है सिक्योर ट्रांजेक्शन बिकॉज इंफॉर्मेशन सच एज क्रेडिट कार्ड्स एंड डिटेल्स। तो जो सिक्योर ट्रांजेक्शन है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप यूज़ करना है सिक्योर ट्रांजेक्शन्स को तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारी जो डिटेल है वो नेटवर्क से जा रही है तो वो सिक्योर होनी चाहिए, वो आपको देखना है। तो उसी को सिक्योर ट्रांजेक्शन कहा जाता है। अदरवाइज अवॉइड करिए अगर ऐसी वेबसाइट पे ताला लगा हुआ नहीं है तो। और यूज एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर डेटा। आप जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए कोई एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर आपको यूज करना पड़ेगा। और इसके रिलेटेड कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं, मैं इसके भी वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस के दो एडवांटेजेस यहाँ एक्सप्लेन करना है, डेटा सिक्योरिटी एंड डेटा शेयरिंग। मैंने डिटेल में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। डिसएडवांटेज फ्रीक्वेंट अपग्रेड, इंक्रीज कॉस्ट इन मेंटेनिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे दिया है, इसके अलावा कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं इसके रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन है क्रिएट द फॉलोइंग टेबल आइटम्स। तो ये आइटम टेबल आपको यहाँ पे बनाना है। इसमें आपको मिलेगा कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, कंस्टेंट। तो ये तीन चीज़ें दिए हैं, इसके ऊपर से आप यहाँ लिखेंगे कि टेबल कैसे बनाएंगे। एंड कंसिडर द फॉलोइंग टेबल आइटम एंड राइट द क्वेरीज। तो टेबल बनाने के बाद क्वेरी आप कैसे लिखेंगे, तो ये पार्ट भी मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टार्ट करूंगा, उसमें हम एसक्यूएल पार्ट में जाएंगे तब मैं इसे एक्सप्लेन कर दूंगा। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी वाला भी ऑप्शन हम उस टाइम देख लेंगे कि सैंपल पेपर में क्वेश्चन कैसे दिया है। तो ये एसक्यूएल वाला पार्ट है थोड़ा, तो माई एसक्यूएल के साथ हम करेंगे इसे, तो जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। और माई एसक्यूएल एक थोड़ा लाइट वेट सॉफ्टवेयर है तो इसके लिए मेमोरी वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जिनके पास आईटी सब्जेक्ट है, उनके तक मेरे वीडियो पहुंचाइए ताकि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। और अगर आपको कोई डाउट है, आप इस वीडियो के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं, मेरी जो स्टाइल है जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ उसमें आपको अच्छे से कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, या आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। पर कुछ ना कुछ आप कमेंट में लिखिए और कुछ ना कुछ आपका प्रतिभाव जरूर दीजिए ताकि आपकी कमेंट से ही मैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।